उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 8वां भाग। लेखक जयदेव जावरिया, आवाज शोभित पालित। संडे का दिन था। समय 11 के आसपास का हो रहा था। एक बड़ा सा हॉल जिसमें मोहिनी, बलवंत, ललिता, विनय, संजना, साक्षी, प्रियंका, सिसोदिया, गणेश, ये सब लोग बड़ी बेसब्री से वकील घनश्याम का इंतजार कर रहे थे। प्रियंका, सिसोदिया, गणेश को छोड़कर सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, वसीयत हम सब में बराबर बटेगी या फिर किसी एक को मिलेगी। तभी सामने दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। सभी सोचने लगे कि लगता है वकील आ गया। वो आदमी हॉल में आया तो सब देखने लगे मानो जैसे कोई फरिश्ता जमीन पर उतर आया हो। उसके गठे हुए जिस्म पर इस समय सफेद रंग की शर्ट व काली रंग की पैंट थी। उम्र कोई 26 के आसपास थी। सीना बाहर की तरफ और पेट अंदर था, जिसमें वो किसी हीरो की तरह लग रहा था। पैरों में पैंट से मैचिंग करते चमड़े के जूते जो इस समय चमक रहे थे। बलवंत बोला, जी आप कौन हैं? साक्षी ने जल्दी से कहा, ये मेरा दोस्त जयदेव। उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर धीरे से बोली, यही समय मिला? क्यों, क्या हो गया इस समय? जयदेव बड़ी मासूमियत से बोला, मेरे पापा की वसीयत खुलने वाली है आज। अच्छा, तो पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, अब तुम चुपचाप खड़े रहो, वकील अंकल आने वाले हैं। साक्षी यार, जयदेव तो बहुत सुंदर है, प्रियंका बोली। जो हमने कल देखा था वो कौन था? अरे पागल, ये जासूस ऐसे ही होते हैं, इन्हें समझ पाना इतना आसान नहीं होता, साक्षी बोली। जयदेव, कल तो तुम्हारा रंग सांवला था और आज इतने गोरे कैसे हो गए? हम जासूस है मैडम, कोई बच्चे नहीं हैं जो कोई भी हमारी हरकत समझ जाए। तभी घनश्याम आ जाता है। सभी के चेहरों पर अजीब से भाव आ जाते हैं। पसीना लगभग सभी के माथे पर छलक रहा था। बलवंत आगे बढ़कर बोला, घनश्याम जी, हम सब लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। माफी चाहता हूं, कोर्ट में काफी काम था जिसके कारण यहां आने में देरी हो गई। बलवंत आगे बढ़कर बोला, घनश्याम जी कोई बात नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ कि अशोक नंदा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहिनी की आंखें एक बार फिर नम हो गई। घनश्याम अपने बैग से कोई कागज निकालते हुए बोला, ये रही अशोक नंदा सर की वसीयत, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। घनश्याम ने पढ़ना शुरू किया। इस वक्त गणेश दत्त व सिसोदिया दोनों इस बात के गवाह हैं कि मैं अशोक नंदा अपनी वसीयत पूरे होशो हवास में बनवा रहा हूं। विनय व संजना की आंखों में पैसे के लिए लालच साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उनको मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। बस साक्षी, बलवंत, ललिता व मोहिनी ही थी जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मोहिनी खामोश थी, जैसे मानो बहुत दर्द में हो। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी शॉप में कोई घोटाला कर रहा था। कौन कर रहा था ये जान नहीं सका, और मेरे बेटों ने मुझे कभी बाप समझा ही नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं तो एक बाप हूं, मुझे बाप होने का पूरा फर्ज निभाना होगा। यह सुन के विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। सबकी नजर घनश्याम की तरफ थी, इसलिए कोई देख नहीं पाया, वरना जान जाते कि शोरूम में जो घोटाला हो रहा है उसके पीछे विनय का हाथ है। घनश्याम पढ़ते हुए आगे बोला, पर मैं जान गया कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी सारी जायदाद किसी एक के नाम कर रहा हूं। घनश्याम रुका, क्या मुझे पानी मिलेगा पीने के लिए? बलवंत पानी का गिलास घनश्याम की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, किसके नाम कर गए पापा ये सारी जायदाद? घनश्याम ने पानी पिया, गिलास को टेबल पर रखा और चालू हो गया। मैं अशोक नंदा अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी जायदाद। सब लोगों की सांसें जैसे अटक गई हों। कौन है आखिर वो पूरी जायदाद का मालिक? सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, कौन है वो? हर तरफ बस सन्नाटा था। घनश्याम ने कहा, रॉकी। मोहिनी के पैरों से मानो जमीन निकल गई। मारे हैरत के वो घनश्याम को देखे जा रही थी। सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए
और मारे हैरत के सबका बुरा हाल था। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे और एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कह रहे थे कि ये क्या हो गया। बस एक जयदेव के चेहरे पर ही मुस्कान थी। साक्षी, ये क्या कर गए तुम्हारे पापा? जायदाद बच्चों में बांटी जाती है, न कि एक बच्चे को। ऐसा बाप किसी को ना मिले जो मरते मरते भी बच्चों को भी कुछ न दे सका, बल्कि अपने बच्चों के कर्म फोड़ गया। जिसको दे गया वो बेचारा जेल की चार दीवारी में बंद पड़ा है। साक्षी जैसे नींद से जागी कि ये क्या हो गया। जो होना था वो तो हो गया साक्षी जी। जब किस्मत में लिखे रोड़े तो कहां से मिलेंगे गर्म पकोड़े। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कोई कुछ बोला नहीं, बस एक दूसरे को देखते रह गए। राजनगर थाना के बाहर एक टैक्सी आकर रुकी। समय लगभग 4 के आसपास का हो रहा होगा। टैक्सी से जयदेव बाहर निकला और थाने की ओर बढ़ा। अंदर एक कांस्टेबल था। मुझे रॉकी से मिलना है। तुम कौन हो? कांस्टेबल अकड़ कर बोला। मैं जयदेव जासूस हूं। ठीक है, कांस्टेबल बोला, पूछना पड़ता है। रॉकी जेल में बैठा किसी सोच में खोया हुआ था। सारी दुनिया से बेखबर उसकी निद्रा टूटी जब उसने जयदेव की आवाज सुनी। जयदेव ने रॉकी को पुकारा था। कौन हो तुम? रॉकी के चेहरे पर निराशा व उलझन के भाव थे। मैं जयदेव जासूस, तुम्हें बचाने व तुम्हारे पिता के कातिल को पकड़ने के लिए मुझे यह केस तुम्हारी बहन साक्षी ने सौंपा है। सच? रॉकी के चेहरे पर 100 वॉट की रोशनी जैसी चमक आ गई। मैं बेकसूर हूं, मुझे बचा लो। मैंने अपने पिता का खून नहीं किया, ना ही पैसे चुराए हैं। मुझे फंसाया गया है। मैं जानता हूं, इसी विषय पर तुमसे बात करने आया हूं। ऐसा कौन कर सकता है? क्या किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी या कोई और बात? क्या कोई ऐसी वैसी घटना जो तुम्हारी नजर में घटी हो, जिस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया? रॉकी दिमाग पर जोर देते हुए कुछ याद करने की कोशिश करने लगा, पर कुछ याद न कर सका। जयदेव रॉकी को घूरता हुआ बोला, ये बताओ कि तुम क्लब में सूटकेस क्यों लेकर गए थे? तुम्हारे पास अली भाई को देने के लिए पैसे थे? रॉकी मरे स्वर में बोला, दरअसल बात यह थी कि जब मैं सूटकेस लेकर अली भाई के क्लब में गया तो वो सूटकेस खाली था। जयदेव के माथे पर बल पड़ गए। तुम क्लब खाली सूटकेस क्यों लेकर गए? बात दरअसल वो थी कि जब अली भाई सूटकेस खोलकर देखता तो उसे सूटकेस खाली मिलता। मेरे पास मेरा रटा रटाया डायलॉग था कि पता नहीं सारे पैसे इसी सूटकेस में थे, पर इसकी नौबत ही ना पड़ी क्योंकि अली भाई क्लब में मिला ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम अपने सभी दोस्तों के नाम पता बता दो। रॉकी ने चौंक कर पूछा, क्यों? जो तुमसे पता नहीं चल पाया, क्या पता तुम्हारे दोस्तों से कुछ पता चल जाए। जयदेव ने एक डायरी निकाली। रॉकी ने सभी दोस्तों के नाम पता सब बता दिए। सभी दोस्तों के नाम पता लिखने के बाद वो बोला, तुम हिम्मत मत हारना रॉकी, तुम ज्यादा दिन तक इन सलाखों के पीछे नहीं रहोगे। रॉकी तड़प कर बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, पर इतना गंदा नहीं हूं कि चंद पैसों के लिए अपने देवता जैसे पिता को मार दूं। रॉकी की आंखें नम हो गई थी। मुझे पिताजी ने कभी भी पैसों के लिए मना नहीं किया, हमेशा दे देते थे। वे हमेशा ही कहते थे कि रॉकी बेटा, पैसों की कदर करना सीखो, वरना पैसा तुम्हारी कदर नहीं करेगा। मैंने कहा ना, हिम्मत रखो, मैं जल्द ही कातिल को पकड़ लूंगा, ये मेरा तुमसे वादा रहा। मुझे अली भाई पर शक है, रॉकी बोला। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो घर में कई लाशें उठेंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, पहले अली भाई से ही मिल लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ फायदा होता है। तभी एक कांस्टेबल आ गया। मिलने का समय खत्म हो गया, जयदेव रॉकी से बोला। दोस्त, हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे।